जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए आज हम लोग पॉलिटी की तीसरी वीडियो लेकर आए आपके सामने। ठीक है, हम लोग लास्ट दो वीडियो से कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते आ रहे हैं पॉलिटी के, और बच्चों का रिस्पांस ठीक है कि उनके पॉलिटी अच्छी खासी रिवाइज भी हो रही है। तो उसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम फिर से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पर टाइम आप लोगों के पास है भी नहीं, इस पे मैं एक सेकंड ले लूँगा। अब आप लोगों को पता है अच्छे से कि जब आपके एग्जाम इतने पास है तो टाइम की वेस्टेज आपको बहुत कम कर देनी है और ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस करना है जहां से आपके कंसेप्ट रिवाइज हो सके बेसिकली। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है आर्टिकल 51A के अंदर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहला है टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि जब भी कभी आपको बुलाए नेशनल सर्विस के लिए तो तब आपको आना होगा। ठीक है। सेकंड है टू कास्ट वोट इन इलेक्शन, कि जब भी इलेक्शंस हो तो आपको वोट देने जाना चाहिए बेसिकली। थर्ड है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कि हमेशा आप अपने हर स्फीयर में एक्सीलेंस अचीव करें। और नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, आप अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर की भावना को डेवलप करके रखें हमेशा एक जागरूक के तरीके से। अब देखिए हम जानते हैं कि ये जो है ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी आर्टिकल 51A में, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है और ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू कास्ट वोट इन इलेक्शन, ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, हालांकि होनी चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से। इट शुड हैव बीन अ फंडामेंटल ड्यूटी, और इसको खूब प्रचार भी करना चाहिए, बट ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि हमें इलेक्शंस के टाइम पे जाकर वोट डालना होता है बेसिकली। ठीक है, होनी चाहिए थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों, which of the following committees was formed to find out existence of legal provisions for implementation of fundamental duties। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम। ये यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ये पूछा जा रहा है कि किस कमेटी से लीगल प्रोविजंस के बारे में बात की गई थी उनकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 कमेटी दी गई है। सबसे पहले है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी जैसा कि हम जानते ही हैं ये तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जो 1991 के अराउंड क्रिएट की गई थी बैंकिंग सेक्टर। फिर है वर्मा कमेटी, वर्मा कमेटी। फिर है स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी वो है जिसकी रिकमेंडेशन पर, इनकी रिकमेंडेशन पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ऐड की गई थी। और उसके बाद है सरकारिया कमीशन, ये हम जानते ही हैं कि ये हमारी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 3 कमेटी हो गई, मैंने आपको बता दी। तो इसमें से कौन सी कमेटी बची, वो है वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी को बनाया गया था ताकि ये पूछने के लिए कि क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेटीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये 4 काफी इंपॉर्टेंट कमेटीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है अपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। और इसका रीजन दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर और लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या उसका ये जो रीजन है वो ठीक है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट आर नॉट एनफोर्सिएबल एनी कोर्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 37 में मेंशन किया गया है ऐसा। ठीक है, और इसका जो रीजन दिया गया है कि क्या क्योंकि ये गवर्नेंस के लिए है कंट्री की, इसलिए इनको लीगली एनफोर्सेबल नहीं किया गया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन देखना है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। थर्ड है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस दिस इज द राइट आंसर बेसिकली। ठीक है, हमारी जो फंडामेंटल जो डीपीएसपीज हैं सॉरी, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, वो क्या है कंट्री की फंडामेंटल गवर्नेंस में काम आती है, ताकि जो कंट्री गवर्नेंस है वो अच्छी हो सके बेसिकली। ठीक है जी, चलिए वो सरकार को जिम्मेवारी देती है कि आपको इन डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करना है ताकि कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा हो सके, गवर्नेंस है वो अच्छी हो सके बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन, ये पूछा गया कि राज्यसभा का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो सिर्फ उसी की पावर है वो इनमें से किस केस में है। तो देखिए पहला है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 3 की बात हो रही है। यहां पर हम जानते ही हैं कि जो भी वो हमारा जो रेजोल्यूशन होता है, जो बिल होता है बेसिकली, जिससे कोई नया स्टेट क्रिएट किया जाता है, तो वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में पास किया जाता है। और वो पहले किसी में भी किया जा सकता है बट पास दोनों में किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिंपल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग ए वॉर। अब डिक्लेयरिंग ए वॉर में हमें पता है कि अगर डिक्लेयर करना हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिटर्न में लिख कर दे देगा कि वॉर डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसको भी दोनों हाउस में पास करना पड़ता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा में। अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तो वो स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ता है, डिपेंड करेगा कौन से टाइप की इमरजेंसी है, उसी टाइप की मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें हमें फिर से पता है कि ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में पास करना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो 3 ऑप्शन देखे, यहां पर दोनों की इंपॉर्टेंस है बराबर, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिव हाउस की पावर है बेसिकली। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन देखिए,
ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। अब हम जानते हैं हमारे पास 3 लिस्ट दी गई है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट के अंदर अभी अराउंड 61 सब्जेक्ट्स है और इसके ऊपर जो कानून बनाने की पावर है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर सेंटर प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकती है। 3 लिस्ट है हमारे पास, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या पूछा गया हमारे से, 4th ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, कि कब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। अब देखिए राज्यसभा की जो डेफिनेशन ही है वो यही है कि राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स को ये हाउस रिप्रेजेंट करता है बेसिकली सेंटर के अंदर। ठीक है, और यहां पर बात स्टेट लिस्ट की ही हो रही है, तो ये चीज आर्टिकल 249 के अंदर दी गई है बच्चों, कि अगर कभी सेंटर को स्टेट लिस्ट की किसी आइटम के ऊपर कोई लॉ पास करना है तो ऐसा करने का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। राज्यसभा में पहले इस जो लॉ होगा बेसिकली उसको स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 से पास करना पड़ेगा, तब वो लोकसभा के पास जाएगा। मतलब लोकसभा में ऐसा कोई बिल नहीं आ सकता जिससे स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाया जा सके। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना, ये आर्टिकल 249 की बात हो रही है, तो आंसर हमारा यही है, जहां पर ये पावर सिर्फ किसके पास है? राज्यसभा के पास है। क्यों है? क्योंकि इट इज हाउस ऑफ स्टेट्स, यही हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यही स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये थोड़ा आसान ही रहेगा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, देखिए कौन सा इनमें से डीपीएसपी नहीं है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, ये आर्टिकल 44 की बात हो रही है जो डीपीएसपी का पार्ट है। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। जहां पर भी वीकर सेक्शन की बात होगी तो हम जानते हैं ये आर्टिकल 46 की बात हो रही है जो डीपीएसपी का पार्ट है। नेक्स्ट है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन इन टू एलिमिनेट इलिटरेसी। एडल्ट एजुकेशन शब्द दिया गया बच्चों। ठीक है, और एक और देख लीजिए, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ये भी एक डीपीएसपी है बेसिकली, आर्टिकल 49 के अराउंड आई थिंक ये वो डीपीएसपी है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन। अब देखिए यहां पर एडल्ट एजुकेशन नहीं है, बेसिकली बात तो ये डीपीएसपी 45 की हो रही है, जिसके अंदर ये कहा गया था पहले तो ओरिजिनल डीपीएसपी के अंदर। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, जो ओरिजिनल डीपीएसपी थी ना, जब डीपीएसपी लागू हुई थी हमारी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें आर्टिकल 45 के अंदर यह कहा गया था कि सरकार को कोशिश करनी है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जितना जल्दी हो सके वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, फ्री एजुकेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? 86th अमेंडमेंट पास की 2002 की, जिससे उसने आर्टिकल 21A के अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी थी। अब जब 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दिया था यहां पर, तो फिर उसके बाद आर्टिकल 46 के अंदर अमेंडमेंट करके, सॉरी 45 के अंदर अमेंडमेंट करके क्या लिख दिया गया कि अब सरकार को कोशिश करनी है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की। क्लियर हुई बात? यानी ओरिजिनल में क्या था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फिर 21A में क्या कर दिया गया? 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी, और डीपीएसपी में क्या लिख दिया कि अब कोशिश करनी है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके पॉलिटी को पढ़िएगा तो काम आप लोगों का आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया था? इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, ये सी आपका आंसर है बच्चों। चलिए एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो देखिए इसमें अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन भी यहाँ पर ये जो ए लिखा होता है इसका मतलब अमेंडमेंट होता है कि ये बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो देखिए बच्चों, आर्टिकल 41 जो है ये पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सिकनेस हो गया, और यहाँ पर हो गया ओल्ड एज बेसिकली। ठीक है, इन सब केसेस में ये पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, सरकारी मदद की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 43A, इसमें बात होती है किस चीज के बारे में? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में बात होती है आर्टिकल 43 के अंडर। फिर आता है आर्टिकल 48A, इसके अंदर आता है बेसिकली टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो बचता हमारे पास क्या है, आर्टिकल 51A जो बात करता है किसकी, इंटरनेशनल पीस की बेसिकली, ठीक है। तो आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं बाद में 43A और 48A, तो ये जो है बच्चों ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस अमेंडमेंट से ऐड किए गए बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, और 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का काफी हिस्सा इसके अंदर चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर, और सेकंड है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड। देखिए जी, इनमें बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब हम जानते हैं कि फ्री लीगल एड की जो बात होती है, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये आर्टिकल 41A के अंदर आता है बेसिकली, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। 41A के अंदर, इसके अंदर तो नहीं आता आर्टिकल 46 में, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर तो बात होती है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात होती है, वीकर सेक्शंस के, ठीक है, फ्री लीगल एड की बात नहीं होती है। और आर्टिकल 14 ये हम जानते ही हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर बात होती है किस चीज की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। यहाँ पर भी फ्री लीगल एड जैसी कोई बात नहीं होती है कि हमें सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है बेसिकली, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा गया, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नीदर ए नॉर बी, ठीक है जी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज डिफेंडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन द प्ली दैट आई वुड यूज एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिपोर्ट। कौन सा इनमें से ऐसा आर्टिकल है जिसको एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, मतलब ना ही यूज किया जाए तो वो ठीक है बेसिकली, ऐसा आर्टिकल ऐसी बात किस आर्टिकल के बारे में कही गई थी? तो देखिए, आर्टिकल 352 ये रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से, आर्टिकल 359 ये सस्पेंशन से रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। आर्टिकल 368 हम जानते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बचता है आर्टिकल 356 जिसके अंडर अप्लाई होती है क्या, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। तो इस आर्टिकल के बारे में बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डालना तो पड़ रहा है, बट इसको जितना कम यूज किया जाएगा भारत के लिए उतना अच्छा होगा बेसिकली, ठीक है। बट इसको काफी बार यूज किया गया भारत के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड, कि टोटल हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना सेंटर का, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका नंबर कितना हो सकता है बेसिकली, ठीक है, इस बारे में बात हो रही है। तो पहला क्या है देखिए, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, फिर है 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड है 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और फोर्थ है 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो आपका आंसर ये है कि हमारा जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कितना हो सकता है, 15% ऑफ लोकसभा, लोकसभा का 15%, मतलब हम बोल सकते हैं कि 15% ऑफ 543, इसका टोटल का 15% बंदे ही क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो बातें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मिनिस्टर सिर्फ राज्यसभा से ही लोकसभा से ही बन सकता है। मिनिस्टर किसी भी हाउस से बन सकता है, लोकसभा से बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है। इवन आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी किसी भी हाउस से बन सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। हमारे पास्ट में कई हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से बने हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और भी एक दो हुए हैं ऐसे जो राज्यसभा से बने हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात यह है कि मिनिस्टर आप किसी भी हाउस से बनाओ, टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए बेसिकली, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा बेसिकली, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल इज रेड विद, कि जो हमारा सोशलिस्ट शब्द है यानी समाजवाद की जो बात होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के साथ पढ़ा जाता है। देखिए, आर्टिकल 39 डीपीएसपी का है, जिसमें सरकार के ऊपर जिम्मेवारियां हैं काफी, मतलब सामाजिक कार्य करने की, बेसिकली लोगों के किस तरीके से आप इक्वालिटी के ऊपर या किस तरीके से आप उनको एड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 14, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 29 जो आपको 25 सॉरी, जो आपको रिलीजन से रिलेटेड फ्रीडम देता है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है बेसिकली, ठीक है, बेगर जैसी चीजों से बचाने की बात करता है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की बात करता है। तो हमें पता है कि आर्टिकल 39 ही वो ऐसा आर्टिकल है डीपीएसपी का जो सोशलिज्म की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, जो सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी लगाता है कि आपको लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना है बेसिकली, ठीक है जी। तो सोशलिस्ट के साथ कौन सा आर्टिकल पढ़ा जाता है, वो है आर्टिकल 39। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फ्लोइंग रिट्स लिटरली मीन टू हैव द बॉडी ऑफ। अब रिट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। हम जानते हैं कि सर्शोरारी जो रिट है ये एक हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के खिलाफ, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ। और कब इशू करता है? जब कोई लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर फैसला दे देता है, तब ये रिट जारी की जाती है बेसिकली, उसकी जजमेंट को चेंज करने के लिए, क्वैश करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में भी यही होता है कि एक हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के खिलाफ, लेकिन ये कब होती है? जब लोअर कोर्ट ने अभी फैसला दिया नहीं है, उसको रोकने के लिए बेसिकली, प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है, तब होती है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस। ये वो रिट है बच्चों जो एक पर्सन की बेसिकली लिबर्टी को एश्योर करती है, लिबर्टी के लिए होती है, या आप कह सकते हो कि उसको इलीगल डिटेंशन से जो बचाती है, वो ये रिट होती है हैबियस कॉर्पस। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी से आप इस चेयर पर बैठे हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इशू की जा सकती है, उनके बारे में, अगर कोई पर्सन अपनी कुर्सी पे काम करने कैपेबल नहीं है उसके खिलाफ बेसिकली, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? हैबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, Parliament cannot alter the name of any state, Parliament cannot alter the boundary of any state। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया, नेम, बाउंड्री या कुछ भी उसका जो बेसिकली जैसे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, वो सब कुछ पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 3 के अंडर। तो इसमें से हमें बताना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आई थिंक, है ना। तो इसमें देखिए ये भी करेक्ट है कि पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है एरिया, पार्लियामेंट डिक्रीज कर सकता है एरिया, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम, तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी स्टेट्स के नाम चेंज हुए हैं। और उसके बाद है पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ये भी गलत है। तो आंसर हो गया इसका, दैट इज ए एंड सी आंसर हो गया बच्चों बेसिकली, ठीक है जी। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया करो ना खुद से, आंसर तो मैं बता ही दूंगा आपको, आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए पहले, तभी इस वीडियो सीरीज का फायदा है आप लोगों के लिए। अगर आप आंसर सुन रहे हो तो शायद उतना रिपीट ना भी हो, जिन बच्चों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी है उनके लिए फिर ये बेस्ट है, अदरवाइज जिन्होंने पॉलिटी कर रखी है तो वो तो इसको एज अ टेस्ट या एज अ रिविजन के तरीके से लेके देखे बच्चों, ठीक है। चलिए, Which of the following statements as per the Constitution of India are not correct? Not correct बताना है हमें, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमारा जो प्रेसिडेंट है वो किसको रिजाइन करता है बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। सेकंड देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। थर्ड देखिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बेसिकली कैग की बात हो रही है, कैग ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द लाइक मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम जानते हैं कि जो हमारा कैग है उसको ऐसे, जो उसका रिमूवल का प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सिमिलर है बेसिकली, ठीक है। हायर जुडिशरी के जो हमारे जजेस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, उनके रिमूवल के सेम है कैग का रिमूवल। नेक्स्ट देखिए, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी बात गलत है। हम जानते हैं कि जो हमारे हायर जुडिशरी के जज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो रिजाइन किसको, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिजाइन किसको करते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। तो हमारी हायर जुडिशरी के जो जजेस हैं वो रिजाइन किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को। तो हमें यही बताना था विच आर नॉट करेक्ट। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये रहा ऑप्शन 1, 2 एंड नहीं, ये ऑप्शन है 1, 3 एंड 4 बेसिकली, ठीक है। 2 तो करेक्ट है, तो 1, 3 एंड 4 ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। चारों एक बार दोबारा देख लीजिए आप कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करता है? प्रेसिडेंट को। कैग का रिमूवल किसकी तरह सिमिलर है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस, वो किसको रिजाइन करता है? तो प्रेसिडेंट को बेसिकली, ठीक है जी। ये आपके ऑप्शन है सामने, आंसर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following schedules of the Constitution of India includes the disqualification of a legislator on grounds of defection? ठीक है, कि जो हमारे बेसिकली MP MLAs है उनको अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे रिमूव करना है तो कौन से शेड्यूल के अंदर उसके प्रोविजंस हैं? देखिए, पहला है 8th शेड्यूल, ये हम जानते हैं कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है 7th शेड्यूल, ये हमारा किससे? सेंट्रल स्टेट की जो हमारे डिवीजन है बेसिकली 3 लिस्ट दी गई है उनसे रिलेटेड है। उसके बाद है 9th शेड्यूल, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है जी। तो बच गया कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हमारा वो शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, या कि दल बदल कानून की बात करता है बेसिकली, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो वो कौन सा शेड्यूल है? हमारा 10th शेड्यूल बच्चों। अच्छा, अगर जो बच्चे देखते हैं वीडियो को सीरियसली, जो बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हैं, तो एक बार बताइएगा कि 9th और 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। दोनों शेड्यूल्स के बारे में बताना आप लोग।
चलिए नेक्स्ट देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना हमें। तो डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स, ये तो ठीक है, नॉट एनफोर्सिएबल है। डीपीएसपी हैव अ पॉलिटिकल सैंक्शन, डीपीएसपी आर ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, डीपीएसपी प्रॉमिस इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडियंस, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ठीक है कि पॉलिटिकल सैंक्शन प्रोवाइड की जाती है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं यही नॉट करेक्ट है कि ऐसा फ्री में कुछ भी प्रोवाइड करने की बात नहीं की जाती है बेसिकली। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। कई सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं पॉलिटी के, और काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों के रिवाइज हो गए होंगे। यही मेरी रिक्वेस्ट है एंड में कि आप लोग सीरियसली अब पढ़ना स्टार्ट दीजिए। टाइम एग्जाम का पास आ रहा है, अब टाइम की जो वेस्टेज है उसको कम कर दीजिए बच्चों। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।